दोस्तों, यह कहानी कुछ दोस्तों के ग्रुप की है जो अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच में प्राचीन चीजों की खोज के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाते ही उन्हें एक ऐसा कबीला पकड़ लेता है जहां सिर्फ औरतें ही रहती थीं और वो सभी औरतें उन आदमियों से शादी करके बच्चे चाहती थीं। तो कहानी की शुरुआत शिकारियों की एक टीम से होती है जो एक भयानक जंगल में शिकार पर आए हुए थे। इन शिकारियों की टीम को जग्गा जहरीला नाम का एक बंदा गाइड कर रहा था। दरअसल ये टीम यहाँ पर एक नायाब पक्षी को ढूंढने आई थी जो सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता था। इस टीम के शिकारी का नाम मार्को था जिसका काम अपनी टीम की रक्षा करना था। इन्हीं के साथ प्रोफेसर आंट भात भी था। इस जंगल में आने का आइडिया इसी प्रोफेसर का था और यह टीम भी इसी ने ही बनाई थी। आगे ये लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर अपना टेंट लगा देते हैं। वहीं जगह जहरीला अपने साथ कुछ लोकल आदमी लाया हुआ था जिनका काम बाकी लोगों का सामान संभालना था। आगे टेंट लगाने के बाद मरियम बाथरूम करने जाती है, लेकिन उस बाथरूम में पहले से ही एक ठरकी गोरिल्ला मुठ्ठियां मार रहा था। तभी मार्कोस को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वहीं वो गोरिल्ला भी डरकर भाग जाता है। अब मरियम नहाने की तैयारी करती है। प्रोफेसर आंट भात अपने असिस्टेंट जिम्मीचू को बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर उस पक्षी को ढूंढने आए हैं, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ उस पक्षी पर ही होना चाहिए। लेकिन वही जिम्मीचू का ध्यान तो मरियम की चूचियों पर था और मरियम को नहाते हुए देखकर उसका काला घोड़ा खड़े होकर सलामी देने लगता है। तभी प्रोफेसर भी उसे अपना सहलाता हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो भी बाहर आकर मरियम को नहाते हुए देख लेता है, पर वो जैसे तैसे करके खुद पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो जिम्मीचू को एक दूरबीन देता है और कहता है कि तुम जाकर उस पक्षी को ढूंढो और मैं भी जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। फिर जिम्मीचू के जाते ही प्रोफेसर आंडबाद मरियम को देखने लगता है और सोचने लगता है कि काश एक बार मुझे इसकी लेने को मिल जाती। उधर जिम्मीचू जो एक नंबर का ठरकी था वो जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो वहाँ से मरियम का पूरा शरीर देख सके। दूसरी तरफ मार्को का डंडा भी मरियम को देखकर खड़ा हो गया था, लेकिन इसी दौरान जिम्मी के पास वो ठरकी गोरिल्ला आ जाता है और वो भी उससे दूरबीन लेकर मरियम को नहाते हुए देखने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही जिम्मी की नजर उस गोरिल्ला पर पड़ती है तो उसकी फट जाती है। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं। वहीं इन सभी दूर खड़ा एक आदिमानव देख रहा था। इसी बीच मार्को मरियम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। प्रोफेसर बताता है कि मरियम का पति भी जानवरों की खोज करता था और फिर एक दिन वो अपनी खोज करने के लिए इसी जंगल में आया और अचानक गायब हो गया। उसके साथ मरियम का बेटा भी था और वो भी गायब हो गया और अब मरियम उन्हें यहाँ पर ढूंढने आई है। वहीं को इशारा करता है कि भाई देख उस लड़की की चूचियां कितनी बड़ी है। तभी उसका दोस्त भी दूर से मरियम को देखता है और मरियम को देखते ही उसे पहली नजर में मरियम से प्यार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो गोरिल्ला जाता है जिसको देखकर वो जंगली वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच मरियम के अंधेरे बिल में एक सांप घुस जाता है। मरियम को लग रहा था कि शायद मार्कोस के मजे ले रहा है, लेकिन जब वो उसका हाथ बाहर देखती है तब उसका शक प्रोफेसर पर जाता है। लेकिन तभी उसके भी हाथ देखकर वो जिम्मीचू पर शक करने लगती है। लेकिन जिम्मी तो गत्ते फूंक कर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। मरियम सोचती है कि यही बिसड़ी वाला मेरे को छेड़ रहा है, इसलिए वो उसे एक जोर का चमार लगा देती है। लेकिन जब जिम्मीचू खड़ा होता है तभी उसके भी हाथ देखकर मरियम की फटता शुरू हो जाती है कि मेरे बिल में आखिर गुस्सा क्या है, जिसके बाद वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। उधर वो तीनों आदमी हैरान थे कि इसको अचानक क्या हो गया। फिर अगली सुबह मरियम की नौकरानी हिना मार्को के पास जाकर पूछती है कि क्या मैं आसपास घूमने जा सकती हूँ, और मार्को के हाँ करते ही वो घूमने के लिए जंगल में चली जाती है। आगे घूमते घूमते वो एक झरने के पास आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसके बाद हिना अपने सारे कपड़े उतारकर उस झरने के अंदर नहाने चली जाती है। इसी दौरान वो जंगली भी घूमता घूमता वहाँ पर आ जाता है और हीना को नहाते हुए देख लेता है। अब हीना का कटेला बदन देखकर उसका तन चुका था, जिसके बाद वो एक रस्सी से झूलकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो चूतिया उस झरने में ही अटक जाता है। अब उसको देखकर हीना उसकी मदद करने आती है और उसे पानी से बाहर निकालकर जान बचा लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन उस जंगली को हिंदी नहीं आती थी और वो बस एक ही चीज बोलना जानता था कि मुझे दूधू पीना है। हिना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर दूधू नहीं पिला सकती, लेकिन अगर तुम मेरे टेंट में चलो तो तुम मेरे खेत में दबाकर मजदूरी कर सकते हो। वहीं वो जंगली भी समझ जाता है कि ये अने अपनी पिंकी पिटवाने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिम्मीचू उस पक्षी को ढूंढ रहा था और तभी उसे एक पेड़ पर उस पक्षी का पंख मिल जाता है। जब वो उस पंख को प्रोफेसर को दिखाता है तो ये देखकर वो बहुत खुश होता है। प्रोफेसर समझ चुका था कि वो लोग इस पक्षी के बेहद करीब हैं, लेकिन तभी उनका एक आदमी घायल होकर उनके सामने आकर गिरता है। हम देखते हैं कि उस आदमी को बहुत सारे तीर मारे गए थे। तीरों पर लिखा था कि हम एंडल कबीले के जंगली हैं। अब एंडल कबीले का नाम सुनते ही उनके लोकल आदमी डरकर वैसे भाग जाते हैं। अब
ये देखकर बाकी के लोग रात होते ही पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। वो लोग यहाँ से जाने का भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर को पूरा भरोसा था कि वो एंडल कबीले को संभाल लेगा, क्योंकि वो बिना उस पक्षी के वापस शहर में नहीं जा सकता था। फिर अगली सुबह हम एंडल कबीले वालों को देखते हैं, जो कि जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे थे। वही म्यूजिक सुनकर जग्गा जहरीला मार्को से कहता है कि एंडल कबीले वाले आस पास ही है और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। तभी मार्को सभी को बुलाकर कहता है कि हम लोग खतरे में हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम लोग एक बड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और उस पे पत्ते रख देंगे। फिर जब कबीले वाले हम पर हमला करने आएंगे तो वो हमारे बनाए हुए गड्ढे में गिर जाएंगे। अब मार्को की बात सुनकर सभी लोग गड्ढा बनाने लगते हैं, लेकिन जोश जोश में वो चुतिये इतना बड़ा गड्ढा बना देते हैं कि वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। इसी भी चांदल कबीले वाले भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और वो जल्दी ही इन सभी को पकड़ भी लेते हैं। आगे उन सभी लोगों को उस कबीले में लाया जाता है और वहाँ पर सभी को बांध दिया जाता है। वहीं वो कबीले वाले आग जलाकर पतीला गर्म करने लगते हैं, क्योंकि वो उन सभी को पकाकर खाने वाले थे। फिर आग जलाने के बाद वो लोग अपना हथियार तेज करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो जंगली वहाँ पर आ जाता है और हिना को भगाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं कबीले से कुछ दूर एक जंगली लड़की उन्हीं लोगों को देख रही थी। इस लड़की का नाम मुन्नी था। वो गोरे आदमियों को देखकर अपनी बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेती है। दरअसल उन लड़कियों ने जिंदगी भर सिर्फ काली चमड़ी ही देखी थी, इसलिए पहली बार गोरी चमड़ी को देखकर वो लड़कियां हैरान हो रही थी। अब वो कबीले वाले जैसे ही उन कैदियों को मारने लगते हैं, तभी मुन्नी उन पर हमला कर देती है। उधर कबीले वाले भी ये देखकर घबरा जाते हैं और तभी सभी लड़कियां मिलकर उन हमला बोल देती है, जिससे पूरा अंडा कबीला डर कर भाग जाता है। फिर मुन्नी के कहने पर सभी को आजाद कर दिया जाता है। आगे वो सभी से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे कबीले में चलना होगा। मार को पूछता है कि तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो। मुन्नी कहती है कि हमने हमेशा काले घोड़ों की सवारी करी है और हमारे भी बच्चे काले ही पैदा होते हैं, इसलिए हम तुम गोरे लोगों से अपनी पिंकी पिटवाकर गोरे सुंदर बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अब मुन्नी की ये बात सुनकर वो तीनों आदमी बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां सभी को अपने कबीले की तरफ ले जाने लगती हैं। रास्ते में मुन्नी प्रोफेसर एंड बैट कबीले के बारे में बताती है कि हमारे कबीले का नाम हिडिंबा कबीला है और हमारे कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। दरअसल हमारे कबीले को श्राप मिला हुआ था कि हम सिर्फ काले घोड़ों की ही सवारी कर पाएंगी और इस श्राप की वजह से ही हमारे कबीले में सिर्फ लड़कियों का जन्म होता था। लेकिन अब तुम गोरे आदमी जब हमारे खेत में मजदूरी करके वहाँ पर अपना पसीना बहाओगे, तब जाकर हमें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। आगे सभी लोग हिडिंबा कबीले में पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी लड़कियाँ उन आदमियों का स्वैग से स्वागत करती हैं। फिर कुछ देर बाद उस कबीले का सरदार पप्पू शिलाजीत उन लोगों से मिलने आता है। दरअसल ये सभी लड़कियां इसे अपना बाप मानती थीं, लेकिन कभी कभी ये अपने बाप के साथ पाप भी कर लेती थी। पर तभी मरियम देखती है कि ये तो उसका पति है और अपने पति को जिंदा देखकर वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। आगे पप्पू शिलाजीत उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि 20 साल पहले वो अपने बेटे के साथ में घूम रहा था और वही मरियम अपने टेंट में मजे से सो रही थी। दरअसल पप्पू शिलाजीत इस जंगल में जानवरों की खोज पर आया था, लेकिन वहाँ पर घूमते घूमते वो एंडल कबीले के हाथ लग जाता है। लेकिन तभी हिडिंबा कबीले की लड़कियां आकर उसे वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती हैं। वो कहता है कि ये लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, इन्होंने कभी भी मुझे तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जब भी इन्हें बोलता था, ये मुझसे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार हो जाती थी। मरियम पूछती है कि अबे हफ्सी हमारा बेटा कहाँ पर है। पप्पू शिलाजीत कहता है कि हमारे बेटे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा है और हमारे आस पास में ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोरा जंगली जिसका नाम मिम्बा था, वो इन्हीं दोनों का बेटा था। इसके बाद हम मिम्बा को देखते हैं जो अपने साथियों को इंग्लिश सिखा रहा था। आगे पप्पू शिलाजीत मेहमानों से मिलने आता है। वो प्रोफेसर की टीम के पास आकर उन्हें बताता है कि कल तुम तीनों की शादी होने वाली है, जिसके अगले दिन सुहागरत मनाने के बाद तुम्हारी फिर से शादी होगी और फिर उनके साथ भी सुहागरत मनाने के बाद तुम्हारी फिर से शादी होगी और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा कबीला तुमसे अपनी पिंकी नहीं पिटवा लेता। अब ये सुनकर जिम्मीचू बहुत खुश हो जाता है। वही मार को भी खुश था, क्योंकि शहर में तो उसे मुश्किल से ही कोई लड़की मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर तो इसे रोज ही मिलने वाली थी। फिर अगले ही दिन उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वही मरियम को भी मुखिया बना दिया गया था और वो पप्पू शिलाजीत के पास ही बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद वो तीनों लौंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मुन्नी उन्हें वो नायाब पक्षी दिखाती है जिनको कबीले की लड़कियों ने अपने पास रखा हुआ था। अब उस पक्षी को देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लोग जिस पक्षी को इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो उन्हें इसी कबीले में मिल गया था। अब जल्दी ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है। उन तीनों को लग रहा था उनकी मुन्नी जैसी ही किसी लड़की से शादी होगी, लेकिन इनकी शादी तो इन हाथियों की बच्ची से करा दी जाती है, जिसके बाद इन तीनों को जबरदस्ती सुहागरत मनाने के लिए भेजा जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इन
इन औरतों ने इन तीनों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये तीनों आदमी उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और किसी भी हालत में इस कबीले को छोड़कर वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन मुन्नी इन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देती। वहीं पप्पू शिलाजीत भी उनका साथ दे रहा था, इसलिए मुन्नी उससे मुखिया का पद छीन लेती है, जिसके बाद वो खुद को ही उस कबीले की मुखिया बना लेती है। फिर कुछ देर बाद उन लोगों की फिर से शादियां होने वाली थी और इस बार तो शादी में पप्पू शिलाजीत को भी शामिल कर लिया गया था। आगे उन सभी को फिर से वो पक्षी दिखाया जाता है। उधर दूसरी तरफ जग्गा जहरीला अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वही हिना भी मिम्बा को लेकर वहाँ पर आ गई थी ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। तभी जग्गा जहरीला के साथी उस कबीले पर गोलियां बरसाने लगे। वहीं मिम्बा भी अपने जानवर दोस्तों को बुलाने लगता है और आवाज सुनकर बहुत सारे हाथी उस कबीले की तरफ दौड़े चले आते हैं। वहीं प्रोफेसर आंट बात मौका देकर उस पक्षी को उठा लेता है, जिसके बाद वो सभी उस कबीले से भाग जाते हैं। इसी दौरान वो हाथी भी उस कबीले तक पहुंच जाते हैं और जग्गा जहरीला सभी साथियों को कुचल देते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी बच जाते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अंट भात के सभी साथी बच चुके थे और वही जग्गा जहरीला के साथियों को मुन्नी का कबीला पकड़ लेता है और अब वो उन लोगों से अपनी पिंकी पिटवाएंगी। उधर मरियम को भी अपना बेटा मिल जाता है, जिसको पाकर वो बहुत खुश थी, जिसके बाद सभी लोग वापस शहर आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।